हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है इसको आप ध्यान से समझें। सन 1887 में एर्च हर्ट्ज ने एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया, जिसमें कुछ धातुएं जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है। 1887 में एर्च हर्ट्ज ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने कुछ धातुओं की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डाला, जिसके प्रभाव से उस धातुओं से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है। चित्र में आप देखें ध्यान से, यह फिगर है आपका, जिसमें आप देख रहे हैं यह धातु की सतह है, धातु की प्लेट है जो बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ी हुई है, और यह जो है एक संसूचक है जिसको एक विद्युत धारा मापी से जोड़ते हुए बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ा गया है। यह एक निर्वात चेंबर है, निर्वात कक्ष है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस पर एक उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जा रहा है। एक उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब धातु की सतह पर डालते हैं तो देखते हैं कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है। जिसे हम संसूचक के द्वारा धारा मापी के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के अध्ययन के लिए यह एक उपकरण है। एक निर्वात कक्ष में एक धातु की साफ सतह पर एक निश्चित आवृत्ति वाली प्रकाश की किरण टकराती है, धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। ये एक संसूचक द्वारा गिने जाते हैं जो उनकी गतिज ऊर्जा का मापन करता है। ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के अध्ययन के लिए उपकरण आपने देखा। इसमें एक निर्वात कक्ष में एक धातु की साफ सतह पर एक निश्चित आवृत्ति वाली प्रकाश की किरण टकराती हैं, धातु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन संसूचक द्वारा गिने जाते हैं जो उनकी गतिज ऊर्जा का मापन करता है। ठीक है। तो यह जो दिलचस्प प्रयोग था यह एर्च हर्ट्ज ने किया था 1887 में। ठीक है। तो सन 1887 में एर्च हर्ट्ज ने एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया जिसमें कुछ धातुओं जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इत्यादि की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति वाला प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस प्रयोग से प्राप्त परिणाम, इस प्रयोग से क्या रिजल्ट मिले वह निम्न प्रकार हैं। इस प्रयोग से पहला जो रिजल्ट मिला था वह यह कि धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है। जैसे ही धातु की सतह से प्रकाश पुंज टकराता है उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन तथा सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच में कोई समय अंतराल नहीं होता है, कोई टाइम लैग नहीं होता है। ठीक है। जैसे ही धातु की सतह से प्रकाश पुंज टकराते हैं तुरंत इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाता है। इनमें कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, समय अंतराल नहीं होता है। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश की तीव्रता आप बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है। प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, और जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। उस न्यूनतम आवृत्ति को
देहली आवृत्ति कहा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, जो यह देहली आवृत्ति जो न्यू जीरो है, इसका मान जो है जब अधिक हो जाएगा न्यू जीरो से, या न्यू का मान जब अधिक हो जाएगा तभी जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होगी। न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो आवृत्ति पर निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की कुछ गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कब? जब प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाई जाएगी। ठीक है, यूज होने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाया जाए, आवृत्ति को अगर बढ़ाया जाए, तो गतिज ऊर्जा भी इलेक्ट्रॉनों की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रयोग के आधार पर धातु की सतह से प्रकाश पुंज के टकराते ही उस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निष्कासन तथा सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता है। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रत्येक धातु के लिए एक अभिलाक्षणिक न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, और जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो आवृत्ति पर निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की कुछ गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, अगर प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। उपरोक्त सारे परिणामों की व्याख्या, ये 3 परिणाम प्राप्त हुए, इनकी व्याख्या जो है पारंपरिक भौतिकी के नियमों के आधार पर नहीं की जा सकती है। उन नियमों के अनुसार प्रकाश की किरण की ऊर्जा की मात्रा, प्रकाश की किरण की ऊर्जा की मात्रा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, प्रकाश की किरण की ऊर्जा की मात्रा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। दूसरे शब्द में, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनसे संबंधित गतिज ऊर्जा की व्याख्या प्रकाश की तीव्रता से की जा सकती है। ठीक है, उपरोक्त सारे परिणामों की व्याख्या पारंपरिक भौतिकी के नियम के आधार पर नहीं की जा सकती है। उन नियमों के अनुसार प्रकाश की किरण की ऊर्जा की मात्रा, प्रकाश की किरण की ऊर्जा की मात्रा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनसे संबंधित गतिज ऊर्जा की व्याख्या प्रकाश की तीव्रता से की जा सकती है। यद्यपि ऐसा देखा गया है कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो है वह तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, वह आवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रयुक्त प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनसे संबंधित गतिज ऊर्जा की व्याख्या प्रकाश की तीव्रता से की जा सकती है। यद्यपि ऐसा देखा गया है कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। उदाहरण के लिए, पोटेशियम के टुकड़े पर यदि किसी भी तीव्रता का लाल रंग का प्रकाश, ठीक है, पोटेशियम के टुकड़े पर किसी भी तीव्रता का लाल रंग का प्रकाश कई घंटों तक डाला जाए तो भी कोई प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता है। ठीक है, पोटेशियम के टुकड़े पर किसी भी तीव्रता का लाल रंग का प्रकाश जिसकी आवृत्ति 4.3 से 4.6 × 10⁻14 हर्ट्ज हो, कई घंटों तक डाला जाए तो भी कोई प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता। परंतु जैसे ही पीले रंग का कम तीव्रता का प्रकाश जिसकी आवृत्ति 5.1 से 5.2 × 10⁻14 हर्ट्ज पोटेशियम पर डाला जाता है,
तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई देता है। पोटेशियम धातु के लिए देहली आवृत्ति जो है ν0 वो 5×10⁻14 हर्ट्ज है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पोटेशियम के टुकड़े पर लाल रंग का प्रकाश कई घंटे तक डाला जाए, लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति जो आप देख रहे हैं 4.3 से 4.6×10⁻14 हर्ट्ज है, इसको कई घंटे तक डालने के बाद भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही पीले रंग का कम तीव्रता का प्रकाश जिसकी आवृत्ति 5.1 से 5.2×10⁻14 हर्ट्ज होती है को पोटेशियम पर डाला जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोटेशियम धातु के लिए देहली आवृत्ति 5×10⁻14 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो जब देहली आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक आवृत्ति की प्रकाश पड़ेगा, चाहे उसकी तीव्रता कम हो या अधिक हो, तभी जो है प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। ठीक है, जैसा कि आपने देखा लाल रंग के प्रकाश जिसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम थी, 5×10⁻14 से कम थी, 4.3 से 4.6 तक, कई घंटों तक डालने के बाद भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हुआ। लेकिन कम तीव्रता का पीला रंग जब डाला गया जिसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक थी, 5.1 से 5.2×10⁻14 हर्ट्ज, तो तुरंत जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना दिखाई देने लगी। विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए, ठीक है, इसकी व्याख्या कैसे आप करेंगे? तो इसकी व्याख्या जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो है वह विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने में सफल हुए, समझाने में सफल हुए। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत जो प्लांक ने दिया था उसको उपयोग करते हुए आइंस्टीन ने 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने में सफल हुए। उन्होंने कैसे समझाया प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को? धातु की सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने को कणों के पुंज का टकराना समझा जाता है। धातु की सतह पर प्रकाश पुंज टकरा रहे हैं, इसका मतलब फोटॉन्स टकरा रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन टकरा रहे हैं धातु की सतह पर। धातु की सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने को कणों अर्थात फोटॉनों के पुंज का टकराना समझा जा सकता है। जब कोई पर्याप्त ऊर्जा वाला फोटॉन कण धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह इलेक्ट्रॉन को परमाणु से तुरंत बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब पर्याप्त ऊर्जा वाला फोटॉन धातु के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह तुरंत इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकाल देता है। फोटॉन की ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतनी ही ऊर्जा वह इलेक्ट्रॉन को देगा और निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, दूसरे शब्द में निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होगी। निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है वह विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होगी। यह आवृत्ति पैदा कौन करेगा? यह फोटॉन पैदा करेगा, फोटॉन की ऊर्जा पैदा करेगी hν, आवृत्ति ν। तो आपने देखा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने का सफल प्रयास किया, सफल हुए। धातु की सतह पर प्रकाश पुंज के टकराने को कणों अर्थात फोटॉनों के पुंज का टकराना समझा जा सकता है। जब कोई पर्याप्त ऊर्जा वाला फोटॉन धातु के परमाणु के इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह इलेक्ट्रॉन को परमाणु से तुरंत बाहर निकाल देता है। फोटॉन की ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतनी ही ऊर्जा वह इलेक्ट्रॉन को देगा और निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। दूसरे शब्द में निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा
विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होगी। निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होगी वह विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होगी। चूंकि टकराने वाले फोटॉन की ऊर्जा h न्यू है, टकराने वाले फोटॉन की ऊर्जा h न्यू है और इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा h न्यू 0 है, जिसे कार्य फलन कहा जाता है, W0 कहा जाता है। W0 बराबर h न्यू 0। ठीक है, चूंकि टकराने वाले फोटॉन की ऊर्जा h न्यू है और इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा h न्यू 0, ऊर्जा के अंतर h न्यू माइनस h न्यू 0 फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, सतह से निकलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए वो h न्यू 0 है, जिसे कार्यफलन कहा जाता है, W0 कहा जाता है, और फोटॉन जो ऊर्जा दे रहा है वो h न्यू दे रहा है। इन दोनों ऊर्जाओं का जो अंतर आता है h न्यू माइनस h न्यू 0, यही ऊर्जा जो है फोटॉन इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाता है। इसी ऊर्जा के डिफरेंस के कारण, जो डिफरेंस में ऊर्जा मिली है उसी के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन गति करता है। ठीक है, तो टकराने वाले फोटॉन की ऊर्जा h न्यू है और इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा h न्यू 0, ऊर्जा के अंतर h न्यू माइनस h न्यू 0 फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम का अनुसरण करते हुए, ऊर्जा के संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम का पालन करते हुए, अनुसरण करते हुए निष्कासित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का समीकरण जो है आप देख सकते हैं, h न्यू बराबर h न्यू 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर, h न्यू बराबर h न्यू 0 प्लस हाफ mev स्क्वायर। ठीक है, जहां h न्यू 0 क्या है, कार्यफलन है। इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है h न्यू 0, जिसे कार्यफलन कहा जाता है, W0 कहा जाता है। h न्यू क्या है, h न्यू जो है वह फोटॉन की ऊर्जा है h न्यू, और हाफ mev स्क्वायर क्या है, गतिज ऊर्जा है। me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v क्या है, वेग है। ठीक है, जहां me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v जो है इसका वेग है। अंत में अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में फोटॉनों की संख्या अधिक होगी और परिणाम स्वरूप निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उस प्रयोग की तुलना में अधिक होगी जिसमें कम तीव्रता के प्रकाश का उपयोग किया गया है। ठीक है, अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में फोटॉनों की संख्या अधिक होगी, परिणाम स्वरूप निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उस प्रयोग की तुलना में अधिक होगी जिसमें कम तीव्रता के प्रकाश का उपयोग किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा फोटॉन की ऊर्जा जो है h न्यू वह कैसे खर्च होती है, तो वह दो रूपों में खर्च होती है। h न्यू फोटॉन की ऊर्जा h न्यू यह दो रूपों में खर्च होती है। पहला कार्यफलन के रूप में, अर्थात सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के रूप में h न्यू 0 के रूप में, और वह निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के रूप में, अर्थात गतिज ऊर्जा के रूप में, हाफ mev स्क्वायर के रूप में। तो फोटॉन की ऊर्जा जो h न्यू है वह दो रूपों में खर्च होती है, एक h न्यू 0 के रूप में, कार्यफलन के रूप में, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, और प्लस उसके गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए हाफ mev स्क्वायर के रूप में। ठीक है, इस तरह से आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की मदद से। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी में पैदा हुए अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक। अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व के दो महान भौतिक वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। दूसरे जो वैज्ञानिक हैं उन्हें इजाक न्यूटन कहा जाता है। सन 1905 में
जब वे बर्न में एक स्विस पेटेंट ऑफिस में तकनीकी सहायक थे, तब विशेष अपेक्षकीयता, ब्राउनियन गति, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर छपे उनके 3 शोध पत्रों ने भौतिकी के विकास को बहुत प्रभावित किया। उन्हें सन 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक स्टूडेंट्स, यह था अल्बर्ट आइंस्टाइन के परिचय के बारे में। आपने पढ़ा प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में, जिसकी सफल व्याख्या जो है आइंस्टाइन के द्वारा की गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।